हिमालय क्षेत्र में हमारे ग्रीष्म निवास से 18 मील की दूरी पर पूरब से पश्चिम जाती कोई 9000 फुट ऊंची एक लंबी पर्वतीय धार है। इस धार के पूर्वी सिरे के ऊपरी ढलानों पर जई घास अति प्रचुर मात्रा में होती मिलती है। इस घास से नीचे पहाड़ी गहरे ढाल में नीचे की ओर चट्टानी टीलों की श्रृंखला बनाती नीचे की कोसी नदी तक गिरती चली जाती है। एक दिन इस पर्वतीय धार के उत्तरी मुख पर गांव से आई स्त्रियों और लड़कियों की एक टोली जई घास काटने में लगी थी कि अचानक एक शेर उनके मध्य आ प्रकट हुआ। इसके बाद जो भगदड़ मची उसमें एक अधेड़ आयु स्त्री का पैर नीचे जम नहीं पाया और वह तीखे ढाल से नीचे लुढ़कती हुई टीले पर आकर अदृश्य हो गई। शेर भी स्त्रियों की चीख पुकार से स्पष्ट है भयभीत होकर उतने ही रहस्यपूर्ण ढंग से गायब हो गया जितने से वह प्रकट हुआ था। और जब स्त्रियां फिर से इकट्ठा हुई और अपने डर से उभरी तो वे घासी ढलान से होती नीचे की तरफ गई और टीले पर नजर मारने पर उन्होंने अपनी साथिन को अपनी जगह से नीचे कुछ दूरी पर एक पुश्ते पर पड़े हुए देखा। स्त्री ने बताया कि उसे बहुत चोट लगी है। बाद में जाकर पता लगा कि उसकी एक टांग और कई पसलियां टूट गई थी और वह चलने में असमर्थ थी। उसे बचाकर ले जाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ और अंत में यह निर्णय किया गया कि यह काम पुरुषों का है और जो कि उस जगह उस स्त्री के पास रहने के लिए कोई भी राजी प्रतीत नहीं होता था। उन्होंने उस चोट लगी हुई स्त्री को बताया कि वे मदद के लिए गांव में वापस जा रही है। उस स्त्री ने उनसे उसे अकेला छोड़कर न जाने के लिए विनती की और उसके अनुनय विनय करने पर 16 साल की एक लड़की उसके साथ वहीं रहने को तैयार हो गई। अतः टोले की बाकी स्त्रियां गांव की तरफ चल दी तो वह लड़की दाई तरफ नीचे उतरी जहां टीले में एक दरार पड़ी हुई थी जिससे उसे पुश्ते पर अपना पैर जमाने का अवसर मिल गया। यह पुश्ता टीले के मुख पर उसके आधे भाग तक चला गया था और उस जगह से कुछ गज की दूरी पर जहां वह स्त्री पड़ी हुई थी एक कम गहरे गड्ढे में जाकर खत्म हो जाता था। इस डर से कि कहीं वह पुश्ते से गिर सैकड़ों फुट नीचे चट्टान से टकराकर मर न जाए, उस स्त्री ने उस लड़की को उसे उस गड्ढे तक ले जाने के लिए कहा। यह कठिन खतरनाक कर्तव्य लड़की ने सफलतापूर्वक संपन्न कर दिया। उस गड्ढे में केवल एक ही व्यक्ति के लिए जगह थी तो वह लड़की उस स्त्री की तरफ मुंह करके पुश्ते पर उकड़ू बैठ गई जैसे कि कोई भारतीय ही बैठ सकता है। गांव उस जगह से 4 मील दूर था और एक बार फिर पुश्ते पर बैठी दोनों स्त्रियां इस बात का अंदाजा लगाती रही कि उनकी साथिनों को वापस गांव में पहुंचने में कितना समय लगेगा और दिन में उस समय गांव में कौन कौन आदमी मिलेंगे और जो कुछ यहाँ घटा है उसे उन्हें समझाने में कितना समय लगेगा और अंततः बचाव टोली को यहाँ पहुंचने में कितना समय लग जाएगा। इस डर से कि शेर कहीं आसपास ही न मंडरा रहा हो और उनकी आवाज न सुन ले, बातचीत कानाफूसी में हो रही थी कि अचानक उस स्त्री ने निश्वास छोड़ा और लड़की ने उसके चेहरे पर भय की छाया और उस दिशा की तरफ देखकर जिधर वह देख रही थी अपना सिर घुमाया और अपने कंधों के ऊपर शेर को टीले की दरार से बाहर निकल पुश्ते पर आते हुए देखा। मेरा ख्याल है कि हम में से बहुत कम लोग उन सबसे नियोष्टतम दुस्वप्नों से बच पाए होंगे जिनमें हमारे शरीर के सभी अंगों और ध्वनि तंत्रों को डर से लकवा मार जाता है। जब कोई भयानक आकृति, कोई डरावना पशु हमें नष्ट करने के लिए हमारी तरफ बढ़ता है, जब उस दुस्वप्न से जिसमें डर से लोम चित्र पसीने पसीने हो जाते हैं, चीखते हुए जागकर हम कहते हैं कि भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है कि यह एक स्वप्न ही था। इस अभागी लड़की के लिए उस दुस्वप्न से इस तरह प्रसन्न होकर जागना नहीं हुआ और उस दृश्य को चित्रित करने के लिए कोई कल्पना की जरूरत नहीं है। संकरा पुश्ता जो अंशतः एक चट्टानी टीले से होकर जा रहा है जो एक छोटे से गड्ढे में जाकर समाप्त हो जाता है, जिस पर एक चोट खाई स्त्री पड़ी हुई है और एक शेर जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है,
सभी दिशाओं में पीछे हट पाना काटा हुआ है और पास से किसी की मदद नहीं मिल सकती। जब वे स्त्रियां गांव में पहुंची तो वहां मेरा एक पुराना मित्र मोती सिंह एक बीमार लड़की को देखने के लिए गांव में आया हुआ था। उसी ने बचाव टोली का नेतृत्व संभाला। जब यह टोली नीचे उस घासी ढलान पर पहुंची और टीले की तरफ देखा तो पाया कि वह स्त्री बेहोश पड़ी थी और उस पुस्ते पर रक्त के छींटे पड़े हुए थे। चोट लगी स्त्री को गांव में ले जाया गया और जब उसे होश आया और उसने पूरी कहानी बताई तो मोती सिंह मुझे मिलने के लिए 18 मील की अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। वह 60 से ऊपर का बुढ़ा आदमी था, परंतु मेरा यह सुझाव उसने एकदम अमान्य कर दिया कि वह थका हुआ है और उसे आराम करने की जरूरत है। अतः हम दोनों खोज पड़ताल के लिए चले, परंतु मेरे करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था क्योंकि घटना हुए 24 घंटे बीत चुके थे और उस वीर लड़की की जो उस चोट लगी स्त्री के पास ठहरी रहने के लिए अपनी मर्जी से तैयार हुई थी, हड्डियों के कुछ टुकड़े और फटे हुए उसके रक्त सने कपड़ों के सिवाय कुछ भी शेर ने बाकी नहीं छोड़ा था। यह पहला मानव शिकार था जिसे उस शेर ने मारा था, जिसे सरकारी आलेखों में बाद में चलकर मोहन का नरभक्षी शेर नाम की पहचान मिली। इस लड़की को मारने के बाद यह शेर सर्दियों के लिए नीचे की ओर कोसी घाटी में चला गया और रास्ते में अन्य लोगों के अतिरिक्त सार्वजनिक निर्माण विभाग के 2 कर्मचारी और विधान परिषद के हमारे सदस्य की पुत्रवधू को भी मारता गया। जब गर्मियां आई तो यह पुनः अपने प्रथम मारे शिकार की जगह लौट आया और उसके बाद कई वर्षों तक इसकी आवाजाही कोसी घाटी में ककड़ी घाट से गारगिया तक करीब करीब 40 मील की दूरी चलती रही और अंततः इसने अपना मुकाम कार्तकानौला नामक गांव के पास मोहन से ऊपरी पहाड़ी पर बना लिया। जिला सम्मेलन में जिसका संदर्भ पिछली कहानी में आ चुका है, उस समय कुमाऊं डिवीजन में जो 3 नरभक्षी शेर कार्यरत थे, महत्वानुसार उनको निम्न क्रम में रखा गया था। पहला चौगट जिला नैनीताल, दूसरा मोहन जिला अल्मोड़ा और तीसरा कांडा जिला गढ़वाल। चौगढ़ के शेर को निपटाने के बाद हमारे अल्मोड़ा के उपायुक्त बैंस ने मुझे स्मरण कराया कि सम्मेलन में दिया गया मेरा वचन अंशतः ही पूरा हुआ है और सूची में अगले नंबर पर मोहन का शेर है। उसने बताया कि यह शेर प्रतिदिन ज्यादा सक्रिय और अधिकाधिक मुसीबत बनता जा रहा है और पिछले सप्ताह ही इसने कार्तकानौला निवासी 3 आदमियों को मारा है। बैंस ने सुझाया कि अब मुझे इसी गांव में जाना चाहिए। जब मैं चौगढ़ शेर के साथ उलझा हुआ था तो बैंस ने कुछ शिकारियों को कार्तकानौला जाने के लिए तैयार किया था, परंतु यद्यपि वे मारे गए मानव और जानवरों पर बैठे हुए नरभक्षी से संपर्क नहीं कर पाए और रानीखेत डिपो में वापस चले गए। बैंस ने मुझे सूचित किया कि अब यह मोर्चा मुझे अपने आप ही संभालना चाहिए। एक बहुत आवश्यक सावधानी, क्योंकि नरभक्षी का शिकार करने में लगने पर चेतनाएं थककर ढीली पड़ जाती है और जब एक ही जानवर का शिकार करने में 2 या उससे अधिक टोलियां लगी होती हैं तो परिणाम स्वरूप कभी कभी दुर्घटनाएं भी घट जाती है।